नमस्कार। लॉर्ड एक्टर ने कहा था, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। महान पुरुष लगभग हमेशा बुरे होते हैं तब जब वे अपने प्रभाव का प्रयोग कर रहे होते हैं, अधिकार का नहीं। यह कोटेशन भ्रष्टाचार को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। कैसे भ्रष्टाचार समाज में विश्वास को समाप्त करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है और आर्थिक वृद्धि में बाधा बनता है। इसके साथ असमानता, गरीबी, समाज में भेदभाव एवं समाज में विभाजन तथा पर्यावरण कोशिशों को और खराब करता है। तो आखिरकार भ्रष्टाचार क्या है? इसी चीज को आगे की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भ्रष्टाचार का समाज, व्यक्ति एवं देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह कौन सी वजहें होती हैं जिनकी वजह से भ्रष्टाचार पनपता है तथा इसको कैसे रोका जाए। सबसे पहले समझते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है। विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार सूचकांक तैयार करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को कुछ इस प्रकार से परिभाषित करती है। वी डिफाइन करप्शन इज द यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर द प्राइवेट गेन। अर्थात हम भ्रष्टाचार को निजी फायदे के लिए मिले अधिकारों का दुरुपयोग करना है। किसी निर्णय को जो कोई शासकीय अधिकारी धन अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है वह भ्रष्टाचार कहलाता है। या जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग किसी के फायदे या नुकसान के लिए करने लगता है तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है। भ्रष्टाचार हमेशा से लगभग सभी समाज एवं सभ्यताओं में पाया गया है। यह कोई नई समस्या नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कब अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने लगता है पता नहीं चलता है। फिर सवाल यह है कि आखिर वे कौन सी वजहें होती हैं जो किसी व्यक्ति, समाज या संस्था को भ्रष्ट करती हैं। हालांकि यह काफ़ी जटिल विषय है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश, संस्था के लिए भ्रष्टाचार के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं एवं भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करने के पीछे भी कई अनेक वजहें हो सकती हैं। इस वजह से भ्रष्टाचार को समझना इतना आसान नहीं होता है तथा इसको वर्गीकृत करना भी आसान नहीं है। फिर भी इसको आसानी से समझने के लिए हम कुछ मुख्य बिंदुओं को समझेंगे जो कि भ्रष्टाचार के लिए अधिकांश जगहों पर कॉमन पाया जाता है। सरकारी या निजी संगठन भ्रष्टाचार हर जगह है। सभी देश क्षेत्रों में भ्रष्टाचार इतना स्पष्ट है कि या तो हम अपनी आंख मूंद लेते हैं या हम खुद भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं। भ्रष्टाचार का अगर मूल तलाशा जाए तो सरकार में मौजूद भ्रष्टाचार राजनीतिक अभिजात वर्ग के उभरने से उत्पन्न होता है, जो राष्ट्र उन्मुख कार्यक्रमों और नीतियों के बजाय स्वार्थ पर कार्यक्रमों और नीतियों में विश्वास रखते हैं तथा अर्थात अपने निजी लाभ को राष्ट्र के लाभ से पहले रखते हैं। साथ ही जटिल कानून और प्रक्रियाएं आम लोगों को प्रणाली से अलग करती हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। यदि हम और गंभीरता से विचार करें तो भ्रष्टाचार के पीछे हमारा नैतिक दिवालियापन ही है और यह दिवालियापन संस्थानों में भ्रष्टाचार पैदा करता है। नैतिक मूल्य जो व्यक्तिपरक हैं तो सामाजिक भी हैं। ऐसे मापदंड हैं जो गलत से सही का भेद कराते हैं और इन्हीं नैतिक मूल्य के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है। कल के क्रूस समाज की नैतिकता आज के सभ्य समाज की नैतिकता से काफ़ी भिन्न थी। आज के सभ्य समाज में भी यह भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर अलग है एवं समय के साथ भी बदलता है। यहाँ तक कि एक समाज में यह एक समुदाय से दूसरे तक भिन्न हो जाता है। इसीलिए एक मानव का भ्रष्ट होना इस पर निर्भर करता है कि वह अपने समाज के नैतिक संहिता के प्रति कितना सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठा की कमी भ्रष्टाचार है। जब समाज में मोरल वैल्यूज की कमी होती है तो समाज में भ्रष्टाचार अपने आप पनपने लगता है। इसी बात को एक लेखक ने बहुत ही अस्पष्टता से बताया है। प्रकृति के कानूनों में कोई न्याय नहीं है। गति के समीकरणों में निष्पक्षता के लिए कोई शब्द नहीं है। ब्रह्मांड न बुरा है न ही अच्छा है। यहाँ तारों को परवाह नहीं है या सूर्य या पृथ्वी को परवाह नहीं है। हमें परवाह है।
दुनिया में अगर प्रकाश है तो वह हम हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति सदैव संतुलित है। यदि कुछ असंतुलन एवं अंधकार है तो वह हमारी वजह से है। वह हम ही हैं जिनकी वजह से सामाजिक बुराई, पर्यावरण असंतुलन शुरू होता है। इस भ्रष्टाचार की वजह से हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है, यह शायद बहुत कम लोगों को ही पता है। यदि भ्रष्टाचार की कीमत समाज में हर व्यक्ति को पता हो तो भ्रष्टाचार को काफ़ी कम कर सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव राष्ट्र के आर्थिक विकास पर पड़ता है। यह न्यूज़ रिपोर्ट आप BBC की देख सकते हो, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भ्रष्टाचार की वजह से हर वर्ष लगभग $1 ट्रिलियन गरीब देशों से निकल जाता है, जिसकी वजह से लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस अनुमान में यह भी बताया गया है कि लगभग 3.6 मिलियन 36 लाख लोग हर साल करप्शन की वजह से मर जाते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सहारन अफ्रीका देशों में करप्शन को यदि समाप्त कर दिया जाए तो वह मनी इतनी ज़्यादा होगी जिससे 10 मिलियन बच्चे हर साल फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, या 5 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर को पैसा दिया जा सकता है, या 11 मिलियन लोगों को HIV एड्स की दवा दी जा सकती है। यदि बात करें भारत के, तो भारत के कुछ प्रमुख आर्थिक घोटाले बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, शेयर बाजार घोटाला, सत्यम घोटाला, स्टैम्प पेपर घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अनाज घोटाला एवं कोयला खदान घोटाला, जो कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का था। कोयला खदान घोटाला 2004 से 2009 के बीच में हुआ था। उस समय इसकी कीमत $155 बिलियन थी। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह घोटाला कितने बड़े स्तर पर हुआ था। भ्रष्टाचार की वजह से आर्थिक नुकसान तो होता ही है, उसके अलावा समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है एवं व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए सही रास्तों के बजाय गलत रास्तों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, जिससे समाज में हेल्दी कंपटीशन, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है एवं वंशवाद, भाई भतीजावाद, समुदाय विशेष इत्यादि प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे पूरे राष्ट्र का जो फाइटिंग स्पिरिट होता है, लड़ने का जो जज्बा होता है, वह समाप्त हो जाता है और देश दिन प्रतिदिन गरीब होता जाता है, जैसा कि अधिकांश गरीब देशों में देखा जाता है। इससे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के प्रति लोगों के विश्वास और राजनीतिक भागीदारी में कमी, चुनावी प्रक्रिया में विकृति, नागरिकों के लिए उपलब्ध राजनीतिक विकल्प सीमित हो जाते हैं तथा लोकतांत्रिक प्रणाली की वैधता को हानि होती है। पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी परियोजनाओं के वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह पब्लिक मनी को निजी हित में उपयोग करने का आसान तरीका है। यदि भ्रष्टाचार सुरक्षा एजेंसियों के भीतर हो जाए तो यह राष्ट्र के लिए खतरा हो सकता है, जिसमें धन शोधन, मनी एक्सटॉर्शन, अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती, देश में हथियारों और आतंकवादी तत्वों की तस्करी को सुविधा प्रदान करना आदि शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार से समाज में क्या नुकसान होता है, इन सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। लेकिन अब सबसे मुख्य सवाल है कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए या इसको कैसे समाप्त किया जाए। तो इसके लिए कुछ रास्ते अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला है नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे व्यक्ति के अंदर ईमानदारी जैसे गुणों का विकास हो सके। जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो। एक थ्योरी है जिसका नाम है ब्रोकन विंडोज थ्योरी, यानी किसी मोहल्ले में यदि एक कांच की खिड़की टूटी हुई है और यदि आप उस पर सख्त कार्यवाही नहीं करते हैं तो ऐसा संभव है कि आगे भी कोई आकर दूसरी खिड़की तोड़ दे, क्योंकि इससे यह मैसेज जाता है कि यदि हम यहाँ पर खिड़की को तोड़ेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अर्थात देश में इस प्रकार कानून बनाया जाए कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए उसे सज़ा अवश्य मिले, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि भ्रष्टाचार करने पर आपको सज़ा अवश्य भुगतना पड़ेगा।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस मैनेजमेंट में सुधार की आवश्यकता है। पारदर्शिता को प्रमोट करने की ज़रूरत है तथा जानकारी को सबके लिए उपलब्ध कराया जाना जरूरी है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ के बारे में सही एवं पूर्ण जानकारी हो। नागरिकों को सशक्त बनाया जाए, उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि यदि उनके साथ कोई भी कर्मचारी गलत कर रहा है तो वह पुलिस या कोर्ट में जाएंगे और प्रशासन उनकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इससे नागरिकों के अंदर आत्मविश्वास होगा और इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसके अलावा देश के कानूनों में भी कुछ ऐसे कमियां देखी जाती हैं जिसका लोग उपयोग करते हैं। उसके द्वारा वे मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के पैसे इत्यादि को ड्रग्स, आतंकवाद में उपयोग करते हैं। इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यदि हम बात करें भारत की कि भारत ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो इसको हम दो तरह से समझेंगे। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी यह बाध्य है, और दूसरा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझें तो इसमें पहला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय दंड संहिता विदेशी योगदान अधिनियम 2010, और दूसरा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसमें है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। इसी अधिनियम को पास कराने के लिए 2012 में अन्ना आंदोलन हुआ था, जिसमें उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट यूपीए 2 सरकार को आने वाले चुनाव 2014 में काफ़ी नुकसान हुआ और उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। हमें चाहिए कि हमारे आसपास के लोगों को हम जागरूक करें, लोगों को शिक्षित किया जाए और लोगों को यह बताया जाए कि वे किसी भी कार्य को भ्रष्टाचार के माध्यम से न करें, ऐसा उन्हें करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन सभी के अलावा यदि आपके पास कुछ और विचार है कि भ्रष्टाचार को कैसे भारत में कम किया जाए तो आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।